नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी के लिए 50 ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स के 1 महीना बचा है, तो हम उन्हीं टॉपिकों पर ज़्यादा आज गौर करेंगे जो जिनके यूपीएससी 2026 में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो देखते हैं, पहला जो पोर्शन है वो रहेगा भारतीय राज व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का। और इंडियन पॉलिटी के बारे में हम ये चीज़ जानते हैं कि यूपीएससी में हर साल लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से पूछे जा सकते हैं। आप मोस्टली या तो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या कोई स्टैंडर्ड की बुक, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हो, तो उसमें हमें देखना है कि जो साथ में करंट अफेयर में जो न्यूज़पेपर में जो हाईलाइट मुद्दे हैं उन्हीं को आपको कनेक्ट करना है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे अपने प्रस्तावना हो गया, मूल संरचना सिद्धांत हो गया, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में हो गया, या अभी जो मुद्दे चल रहे हैं जैसे एफएसएसआई जो संगठन है, एफएसएसआई जो ग्रुप है उसके बारे में हो गया, या महिला आरक्षण से जुड़ा मुद्दा हो गया होगा। इस तरीके से जो टॉपिक हैं, इसमें मैंने 10 टॉपिक आपको बताए हैं। इन 10 टॉपिकों को आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो आपका पॉलिटी का पोर्शन अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार से पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। जैसे भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है, या बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन ये आ गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और संविधान संशोधन के लिए कितने राज्यों का समर्थन चाहिए उसमें। और ये आ गया वित्त आयोग से जुड़े हुए। या तो आपसे डायरेक्ट कोई संस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा चीज आपसे पूछी जा सकती है, या फिर कोई अभी वर्तमान जो मुद्दे हैं जो न्यूज़पेपर में बार बार हाईलाइट हो रहे हैं उन्हीं से जुड़ा क्वेश्चन आपसे पॉलिटी में पूछा जा सकता है यूपीएससी के लिए। ठीक है, 10 टॉपिक वो हो गए। अब बात करते हैं आधुनिक इतिहास की। दोस्तों, माना जाता था कि आज से पहले ज़्यादातर क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से ही पूछे जाते थे यूपीएससी में, लेकिन अब मॉडर्न जो अपने एंसेंट और मेडिवल इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसमें अपने को ये देखना है कि जो भी टॉपिक है, जो मैंने 8 टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिकों में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण अपने को ये याद रखना है कि इन टॉपिकों में से इन टॉपिकों में से हमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कई बार बिना स्टेटमेंट के आधार पर सीधे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया लाहौर अधिवेशन, इसका शुरुआती क्वेश्चन यही पूछ लिया हमसे कि 1929 का लाहौर अधिवेशन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया लाहौर अधिवेशन के बारे में। ठीक है, या हमसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मानित संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, यानी 1947 के आसपास का घटनाक्रम। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अपने को सबसे याद रखना है एलिमिनेशन तकनीक हमारी अच्छी हो ताकि हम इन क्वेश्चनों को इजिली फाइट कर सके। तो ये हो गया इस अपना आधुनिक इतिहास। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आती है प्राचीन एवं मध्यकालीन कला व संस्कृति। 8 टॉपिक हैं। आपको ज़्यादातर एनसीईआरटी में आपके चैप्टर हैं, या आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो या कला संस्कृति की सिंघानिया बुक पढ़ते हो मान लेते हैं, तो उनमें अपने को देखना है आपको जो इतिहास में है केवल फैक्चुअल डाटा में नहीं रखना, हमें स्टैटिक या हमें कॉन्सेप्ट भी साथ में देखने हैं। इसमें क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे वैदिक काल है सभा समिति में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई है, तो ये बातें भी हमें साथ में देखनी है। या महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, हर साल लगभग यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए, जैसे प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध के अन्य के नाम क्या थे, या आपसे पुर्तगालियों का भटकल में जो विजयनगर साम्राज्य के साथ जो टाइम फ्रेम था उसमें पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति किसने दी। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर। तो हमें एनसीईआरटी के साथ साथ जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है उनके अंदर कॉन्सेप्ट भी हमें देखने होंगे। इसमें मैंने 8 टॉपिक बताए हैं आपको। इन 8 टॉपिकों को आप बेहतर ढंग से कर पाओगे तो ये भी अपना प्राचीन मध्यकालीन कला संस्कृति साथ में ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं भूगोल की। भूगोल बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। इसके लिए अगर आपके पास स्टैंडर्ड बुक नहीं है तब भी अगर आप एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो भूगोल का पोर्शन अपने इजीली हम क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि भूगोल से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादातर एनसीईआरटी में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। अपना हिमालय हो गया, भारत की मिट्टियाँ हो गई, जलवायु क्षेत्र, कृषि, प्लेट टेक्टोनिक्स, मैपिंग, मानसून की प्रक्रिया। अब आप देखते हो डायरेक्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अपने कहाँ है, एनसीईआरटी में है। और इसके अलावा ये भी आपको एनसीईआरटी 6-7 के एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा इंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो ये ठीक है, ये अगर आपके पास एनसीईआरटी है तब भी हम इजीली इन चीज़ों को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है इन सभी चीज़ों से। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था में।
इकोनॉमी में हमारे पास अगर स्टैंडर्ड बुक नहीं है या आपने अभी तक नहीं खरीदी है और आप सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पर रहना चाहते हो, तब अपने को देखना है एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर को साथ में जोड़ना है। न्यूज़पेपर में बहुत सारे मुद्दे आते हैं। न्यूज़पेपर में एफडीआई, एफआईआई के बारे में आता है, बॉन्ड के बारे में आता है, भारत में कैपिटल आउटफ्लो, इनफ्लो, जितने भी डिटेल्स वगैरह आती है वो अपने को देखनी है साथ में। इकोनॉमिक सर्वे हमें साथ में पढ़ना ही है। इकोनॉमिक्स सर्वे में जो भी टर्म आते हैं, इकोनॉमिक्स के टर्म्स आते हैं, उसको भी हमें देखना है इसमें। साथ में आरबीआई की रेपो रेट हो गई, कृषि संबंधी मुद्दे हो गए, भुगतान संतुलन हो गए, या हाल की जो घटनाएं हैं वो इकोनॉमिक्स में बार बार पूछी जाती है। अभी आप देख लीजिएगा, ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये क्वेश्चन आपको टॉपिक में मिल जाएगा, अपने एनसीईआरटी में मिल जाएगा। न्यूज़पेपर में इस टाइप के मुद्दे आते ही रहते हैं। और ये वैश्विक स्तर पर इक्विटी, शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो या देखते हो उसमें, तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को भी देख सकते हो। हमें इकोनॉमिक्स के लिए न्यूज़पेपर के साथ लिंक करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब बात आती है इन्वायरमेंट की। दोस्तों 2011 के बाद से यूपीएससी सीसेट का पैटर्न लागू हुआ था, तो आईएफएस का एग्जाम भी यूपीएससी के साथ में हो रहा है, यूपीएससी सिविल सर्विस के साथ में हो रहा है। तो इसके लिए इकोनॉमिक्स से लगभग 30 क्वेश्चन तक यूपीएससी की सीएससी में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको ये बार बार देखना है। इसमें मोस्टली टॉपिक आपको एनसीईआरटी के सोशल साइंस की बुक या एनवायरनमेंट की बुक में मिल जाएंगे। और इसके अलावा हमें न्यूज़पेपर में एनवायरनमेंट की पब्लिकेशन जो बुक्स आती है, इनके कोई मीटिंग के या जो घटनाक्रम है या आपके करंट अफेयर है, उसके साथ जोड़ना है हमें। जैव विविधता हॉटस्पॉट एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन अपने को वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत में नेशनल पार्क है, उनको साथ में लिंक करके देखना है। वहाँ अगर नेशनल पार्क देख रहे हो तो उसमें देखना है आपको कौन कौन से वहाँ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, कौन सी ज्योग्राफी लोकेशन में वो है। उससे क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछती है, तो हमें वो देखना है। साथ में जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण कानून है, समाचार में प्रजातियां हैं, मतलब जो भी प्रजातियां अभी न्यूज में हाईलाइट हो रही है, जैसे ब्लैक बक है, डुगोंग है, तो उनको भी हमें देखना है कि उनकी कैसे हम उनका हैबिटेशन उनका कैसा है, कैसे हम उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। इस तरीके से प्रदूषण नियंत्रण है, संरक्षण प्रयास है। और आप देखना ये इन्वायरमेंट से जुड़े जो संगठन में हैं, जैसे कोप का है, पेरिस समझौता है, इसे डायरेक्ट हर साल क्वेश्चन आता है। तो हमें जो भी समझौते और नेशनल एग्रीमेंट है उनको जरूर देखना है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए भी है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के आधार पर इसमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। पॉल्यूशन के बारे में सीमेंट उद्योग से CO2 है, या इसके अलावा अन्य पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, या अपना ई पॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक पॉल्यूशन है, ये चीज़ें भी यूपीएससी में पूछी जाती है। ये अपने जो जानवर हैं जो या जीव जंतु है जहाँ भी रहते हैं, उनके हैबिटेट है, उसके बारे में ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है यूपीएससी के अंदर। तो इस प्रकार से हमें देखना है यूपीएससी में अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पढ़िए, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है तो स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, साथ में उसको करंट अफेयर के साथ लिंक कीजिए। और साथ में आपको बार बार जैसे कुछ सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इनको रिपीटेशन भी करना है, बार बार आपको पढ़ना है। जितना आप प्रयास करो, जितना अच्छा करोगे, 1 महीना हमारे पास है, हम ईजिली यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को क्लियर कर पाएंगे। और इसके बारे में अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट लग रहा है, कुछ आप समझना चाह रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए, ताकि हम एक नई वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पर और अच्छी तरीके से उस चीज़ को भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए वर्मा सिविल सर्विसेज।